नमस्कार, उनियन चैनल में आपका स्वागत है। आज की शैक्षणिक वीडियो में हमारा टॉपिक विविधता एवं भेदभाव है। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जब हम किसी भी रूप में अन्य लोगों से अलग होते हैं, इसे विविधता के रूप में जाना जाता है। जब विविधता भेदभाव का कारण बन जाए तो यह विविधता जहरीली हो जाती है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं, 1600 भाषाएं हैं, 100 से ज्यादा नृत्य हैं। जो हमारे धर्म, जाति, भाषा क्षेत्र का हो उसे हम अपना मानते हैं, और जो हमसे भिन्न होते हैं वे बहुत अपरिचित, अजीब से लगते हैं। उन्हें हम अलग मानने लगते हैं। यह हमारा पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। ग्रामीण लोगों के बारे में पूर्वाग्रह। नंबर 1, ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते। नंबर 2, वे बहुत अंधविश्वासी होते हैं। नंबर 3, वे सफाई पसंद नहीं होते। नंबर 4, वे पिछड़े होते हैं। ऐसे ही शहरी लोगों के बारे में पूर्वाग्रह। नंबर 1, वे बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। नंबर 2, वे केवल पैसे की चिंता करते हैं। नंबर 3, वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। नंबर 4, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नंबर 5, शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। ये ज्यादातर पूर्वाग्रह नकारात्मक होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम यह सोचने लगते हैं किसी काम को करने का केवल एक ही तरीका सबसे अच्छा और सही है, ऐसी अवस्था में हम उन लोगों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। इसी प्रकार हम यह सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और अन्य भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं बोलते हैं। ऐसे ही लोगों के अलग अलग धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे वे कपड़े पहनते हैं इत्यादि, अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है, हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर हम कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि मुंह पर तुरंत कहना मुश्किल जान पड़ता है। निम्नलिखित परिस्थिति में आप क्या करेंगे? कमेंट के रूप में बताएं। नंबर 1, गरीब होने के कारण एक सहपाठी को आपका दोस्त चिढ़ा रहा है। नंबर 2, आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं और उसमें से कोई सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रहग्रस्त टिप्पणी करता है। नंबर 3, आपकी कक्षा के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि वह गंदी है। नंबर 4, किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है। नंबर 5, लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती। हम लगातार यह सुनते रहते हैं, लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुसार देखना चाहते हैं। इसे रूढ़िबद्ध धारणा मानते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा क्या है? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा के प्रभाव। ऐसी धारणा के कारण ही हम किसी विशेष देश, धर्म
या लिंग के लोगों को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ, गद्दार आदि मान लेते हैं। यह बात गलत है, क्योंकि हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ या गद्दार लोग प्रत्येक देश, धर्म, जाति में मिल जाते हैं। ऐसी धारणाएं हमें किसी इंसान को उसके समूह से अलग व्यक्ति के रूप में देखने से रोकती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ विशेष गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। इन धारणाओं का प्रभाव हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से भी रोकती हैं जिन्हें कर पाने की क्षमता हम में होती है। कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं, जैसे लड़के लड़की में अंतर होता है। लड़के बारे रूढ़िबद्ध धारणाएं। नंबर 1, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं। नंबर 2, वे शरारती हैं। नंबर 3, वे उद्यम मचाते हैं। नंबर 4, वे खेल में निपुण होते हैं। नंबर 5, वे रोते नहीं हैं। ऐसे ही लड़कियों के बारे में कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं। नंबर 1, वे बहुत ही सुशील हैं। नंबर 2, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। नंबर 3, वे भावुक हैं। नंबर 4, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं। नंबर 5, वे खाना पकाने में निपुण हैं। नंबर 6, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है। इस रूढ़िबद्ध धारणा का लड़की के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। नंबर 1, वह अपनी क्षमताओं का पूरा विकास नहीं कर पाती। नंबर 2, उसे स्कूल या कॉलेज में वही भेजा जाता जिससे वह दब्बू प्रकृति की बनी रह जाती है। नंबर 3, उसे पौष्टिक आहार प्रदान नहीं किया जाता जिससे वह अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाती है। नंबर 4, उसे घर की 4 दीवारी के अंदर बंद करके रखा जाता है, इसलिए उसके मानसिक और बौद्धिक विकास में रुकावट आती है। नंबर 5, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उस पर निगरानी रखी जाती है। नंबर 6, उसे उच्च शिक्षा नहीं दिलाई जाती। ऐसे ही मुसलमानों के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। यह रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। अतः मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं है, गरीबी है। आज रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती दी जा रही है। ये चुनौतियों के प्रमाण हैं। नंबर 1, केरल में स्कूल घर के पास होते हैं। सरकारी बस की सुविधा है, जिसके कारण वहां 100% साक्षरता है। लड़कियां अव्वल रहती हैं और वहां 60% से ज्यादा महिला शिक्षक हैं। ये उसका प्रमाण है। नंबर 2, 2 डॉक्टर खाना खाने बैठते हैं। उनमें से एक ने मोबाइल पर फोन करके अपनी बेटी से बात की, जो उसी समय स्कूल से लौटी थी। यानी आज लिंग भेद नहीं किया जाता और लड़कियों को भी शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। नंबर 3, जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर पुरस्कार लेने के लिए 2 पहियों वाली कुर्सी पर गया। यानी दिव्यांग बच्चे भी खेलों में जीत हासिल कर सकते हैं। नंबर 4, संसार के सबसे तेज धावकों में से एक दमा का पुराना मरीज है, बीमारी बाधक नहीं है। नंबर 5, वह बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन उसका एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। ये उपयुक्त 5 उदाहरण रूढ़िवादी अवधारणाओं को मिथ्या साबित करते हैं। जब हम किसी कार्य में लगनशीलता से प्रयासरत हैं, तो वह इन अवधारणाओं के विपरीत परिणाम दिखा सकते हैं। पहले जिन बच्चों को विकलांग कहा जाता था, अब उन्हें खास जरूरत वाले बच्चे कहा जाता है। अब नया नाम दिव्यांग दिया गया है। उनके साथ भी मजाक उड़ाना, नकल
करके चिढ़ाना, हीन दृष्टि से देखना तथा लोग उन्हें अपने पास बैठाने में हिचकते हैं। उनकी महत्वपूर्ण कार्यों में सलाह और मदद नहीं ली जाती। उन्हें कोई भी जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करने नहीं दिया जाता। उनकी क्षमता पर विश्वास नहीं किया जाता। उन्हें सामान्य बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया जाता। अतः मेरी राय यह है कि खास जरूरत वाले बच्चों में विश्वास दिखाया जाना चाहिए। उन्हें सामान्य स्कूलों में ही पढ़ाया जाना चाहिए। अन्य बच्चों के साथ मिलकर पढ़ने से ही उनकी प्रतिभा का विकास होगा और वे नई नई बातें सीखेंगे। इस प्रकार उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि उनके लिए अलग से स्कूल होंगे तो वे सामान्य बच्चों की तुलना में पिछड़े रह जाएंगे। भेदभाव एवं असमानता। भेदभाव एवं असमानता क्या है? भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए, आप निम्नलिखित व्यवहार करते समय दूसरों के साथ भेदभाव करते हैं। नंबर 1, जब आप लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। नंबर 2, जब आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं। नंबर 3, जब आप उन्हें कोई विशेष नौकरी करने से रोकते हैं। नंबर 4, यदि आप उन्हें किसी मोहल्ले में नहीं रहने देते। नंबर 5, यदि आप उन्हें किसी सार्वजनिक कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते। नंबर 6, जब आप उन्हें दूसरों द्वारा प्रयोग किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते। भेदभाव के कारण। भेदभाव के कारण है, नंबर 1, धर्म के आधार पर भेदभाव कर देते हैं। नंबर 2, आर्थिक आधार के कारण भेदभाव करते हैं। बहुत लोगों के पास निर्धनता के कारण अपने खाने, कपड़े और घर की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन नहीं होते। इसलिए दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। नंबर 3, कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि वे किसी ऐसे समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है। दूसरे, यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं तो इस आधार पर भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का शिकार कई जनजातियां, धार्मिक समूह और किसी क्षेत्र विशेष के लोग और कार्य करने वाले विशेष लोग होते हैं। भारत में कुछ कार्यों को श्रेष्ठ माना जाता है, जैसे पढ़ाना, व्यापार करना व रक्षा संबंधी कार्य आदि, और कुछ कामों को निम्न या नीच माना जाता है, जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना, मरे जानवरों को उठाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी का काम करना, बुनाई करना और खेती करना इत्यादि हैं। ये कार्य जाति व्यवस्था को मजबूत बनाते थे। जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव का सामना भारत की मशहूर हस्ती संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी अपने बचपन एवं जीवन में करना पड़ा। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महार जाति में हुआ। जब वे 9 वर्ष के थे, 1901 में अपने पिता के पास कोरेगांव जाना चाहते थे तो दुगना किराया देने के बावजूद भी गाड़ीवान ने नहीं बिठाया। उन्हें कक्षा में अलग बैठना पड़ता था। फिर भी वे अपनी जाति के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड पढ़ने गए। उन्होंने समानता के लिए मंदिर प्रवेश, महाड़ जल सत्याग्रह आंदोलन व 15 अगस्त 1947 को देश की स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के निर्माता बने। उन्होंने अंततः बौद्ध धर्म को अपना लिया। भारतीय संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता
की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना और समानता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। समानता लोकतंत्र का आधार है, इसलिए भारत का संविधान समानता पर बल देता है। भारतीय संविधान में सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। मंदिरों, सार्वजनिक कुओं, घाटों तथा तालाबों पर सभी वर्गों के लोगों को जानने की पूर्ण अनुमति दी गई है। अस्पृश्यता एक अपराध घोषित किया, इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। सैनिक तथा शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर शेष उपाधियों को समाप्त कर दिया है। देश की उन्नति के लिए सभी लोगों को उचित सम्मान मिले, उन्नति के समान अवसर प्राप्त मिल सके, देश के विकास में सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी हो सके, मानव होने के नाते किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव न हो सके, इसलिए सभी लोगों में समानता होना जरूरी है। धर्म के आधार पर भी किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। एक भाषा, एक धर्म, एक वेशभूषा भारत की संस्कृति से मेल नहीं खाती। भले ही हमारे संविधान में समानता के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है, फिर भी समाज में असमानता आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। अतः सभी सही अर्थों में समानता लाने के लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। लोगों के संघर्ष के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि सरकार व समाज इस दिशा में उचित पग उठाए, तभी असमानता का अंत हो सकता है। इस अध्याय विविधता एवं भेदभाव में मेरा प्रयास रहा है कोई भी प्रश्न या तथ्य न बचे। अगर फिर भी कोई सुझाव हो तो कमेंट अवश्य लिखें और अपनी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल का बटन दबाएं। शिक्षित भारत, उन्नत भारत, जय संविधान, भारत महान।